हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ये हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की थर्ड वीडियो है। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को हमने रियल वेरिएबल में भी पढ़ा हुआ है। आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। शुरुआत करेंगे लिमिट से। रियल वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा था लिमिट को, कि लिमिट x टेंडिंग टू x नोट, इसे क्या पढ़ते हैं x नोट। और लिमिट को हायर मैथमेटिक्स में LT के द्वारा भी डिनोट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लिमिट x टेंडिंग टू x नोट ये हमने पढ़ा था रियल वेरिएबल में। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या होगा, z टेंडिंग टू z नोट। यहाँ पर z क्या है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। z नोट क्या है, तो z नोट है x नोट प्लस आयोटा y नोट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हम क्या पढ़ेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू z नोट। जो रियल वेरिएबल थे वो वन डायमेंशनल था, क्योंकि x टेंडिंग टू जैसे 0 है या फिर 1 है, ये वन डायमेंशनल है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि z क्या है, z है x प्लस आयोटा y, मतलब x और y दो वेरिएबल है, तो मतलब 2 डायमेंशनल। थर्ड लिखा हुआ है कि जो रियल वेरिएबल में x अप्रोचेस टू x नोट लिखा हुआ है, तो हम कैसे अप्रोच करते थे, हम नंबर लाइन में अप्रोच करते थे। नंबर लाइन में जैसे मान लीजिए x नोट 0 है, मतलब x टेंडिंग टू क्या होगा 0, तो 0 की तरफ अप्रोच करते थे। या तो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे या राइट साइड से। लेफ्ट साइड से अप्रोच करते थे उसे बोलते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट साइड से अप्रोच करते थे तो उसे बोलते थे राइट हैंड लिमिट। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में यदि z अप्रोचेस टू z नोट है, z अप्रोचेस टू z नोट है, तो ये जो अप्रोच मतलब अप्रोच करने का तरीका है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। या तो हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू अप्रोच करेंगे या फिर किसी कर्व के थ्रू अप्रोच करेंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में ज़्यादा समझ आएगा, थर्ड और फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ आएंगे, लेकिन अभी लिखा क्या है वो समझिए। क्या लिखा हुआ है कि z अप्रोचेस टू z नोट है, तो जो हम अप्रोच करते हैं z नोट की तरफ वो हम अलग अलग पाथ के थ्रू कर सकते हैं। या तो हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू करेंगे या फिर कर्व के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, रियल वेरिएबल मैंने पढ़ा था कि यदि x और x नोट इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है तो वो सिर्फ हम नंबर लाइन के थ्रू ही ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में z और z नोट को हम यदि हमें ज्वाइन करना है तो अलग अलग तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स, मतलब z और z नोट को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि लिखा क्या है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने माना कि z नोट इक्वल टू 0 है। अब z नोट इक्वल टू 0 मतलब x नोट प्लस आयोटा y नोट इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, मतलब क्या पॉइंट आएगा 0,0, मतलब ओरिजिन। तो ये पॉइंट है 0,0 और लिमिट दी हुई है लिमिट z टेंडिंग टू 0 f ऑफ z। z एक पॉइंट है x, y, तो हमने मान लिया z एक पॉइंट है ये x, y और z टेंडिंग टू 0 है, मतलब z से हमें ओरिजिन तक अप्रोच करना है, 0 तक। 0 मतलब 0,0, तो z से ओरिजिन तक जाना है। तो z से ओरिजिन तक जाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू यहाँ पर आए फिर यहाँ पर आए, तो पहला तरीका तो ये हो गया। यदि आप ध्यान से देखोगे तो पहले हमने x को 0 किया, यहाँ पर आए, फिर हमने y को 0 किया। तो पहला तरीका क्या है कि पहले हम x को 0 करेंगे, x टेंडिंग टू 0, फिर हम y को 0 करेंगे और ओरिजिन पर हम y एक्सिस के थ्रू आए, तो इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अलोंग y एक्सिस। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम यहाँ पर आए और फिर स्ट्रेट लाइन के थ्रू यहाँ पर आए। तो ये हो गया दूसरा तरीका, जिसमें हमने पहले y को 0 किया, यहाँ पर आए, फिर हमने x को 0 किया। तो दूसरा तरीका क्या है कि पहले हम y को 0 करेंगे, फिर x को 0 करेंगे, फिर हम आ जाएंगे ओरिजिन पर। तो ओरिजिन पर हम किस लाइन के थ्रू आए, हम आए हैं x एक्सिस के थ्रू, तो इसे बोला जाता है अलोंग x एक्सिस। मतलब इस तरीकों को बोलते हैं, इस तरीके को बोला जाता है अलोंग x एक्सिस। ठीक है, समझ आया। पहला तरीका तो ये कि हम ऐसे आए फिर ऐसे आए, दूसरा तरीका पहले ऐसे फिर ऐसे। आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी आ सकते हो। तो तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू
सीधे आ जाओ ओरिजिन पर, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स। तो तीसरा तरीका ये हो गया, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही आओ, मतलब ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू आए ना, ऐसा ज़रूरी नहीं, आप कर्व के थ्रू भी आ सकते हो, तो आप ऐसे भी आ सकते हो। इस कर्व की इक्वेशन क्या है, तो वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चौथा तरीका ये हो गया, ठीक है। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप ऐसे ना आकर ऐसे आ जाओ, तो ये पांचवा तरीका हो गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब। और ज़रूरी नहीं कि ऐसे आना है, आप जिगजैग करके भी आ सकते हो। तो मतलब z से ओरिजिन तक, z टेंडिंग टू जीरो है ना, तो z से ओरिजिन तक आने के इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं। समझ आ गया। तो यहाँ पर यही लिखा था, क्या लिखा था थर्ड में, कि z अप्रोचेस टू z नॉट अलॉन्ग एनी पाथ, स्ट्रेट लाइन और कर्व। मतलब z से z नॉट तक अप्रोच करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग पाथ हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू आ सकता है या फिर किसी कर्व के थ्रू आ सकता है। और फोर्थ में लिखा हुआ है कि z और z नॉट को ज्वाइन करने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यही देखा कि अलग अलग कर्व हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, एक कर्व ये भी हो सकता है, ये भी कर्व हो सकता है, और जिगजैग कर्व भी हो सकता है, कोई सा भी कर्व हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही लिखा था फोर्थ पॉइंट में कि दोनों को ज्वाइन करने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या समझाया मैंने कि एक लिमिट है z टेंडिंग टू जीरो, z एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जीरो तक हमें अप्रोच करना है, मतलब z से हमें ओरिजिन तक जाना है। तो z से ओरिजिन तक जाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या बताया कि हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू ऐसे और ऐसे आए, मतलब हमने पहले x को जीरो किया फिर y को जीरो किया। दूसरा तरीका क्या बताया, पहले हम y को जीरो करें फिर x को जीरो करें। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि सीधा स्ट्रेट लाइन के थ्रू आ जाए, या फिर और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स बन सकते हैं z और z नॉट के बीच। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है इस कॉन्सेप्ट का, कि z से z नॉट तक जाने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं, मतलब बहुत से तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट बदल सकता है, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में माना कि z नॉट इक्वल टू जीरो है, आप कोई दूसरा पॉइंट भी मान सकते हो, दूसरा पॉइंट हो सकता है, लेकिन नेचर यही रहेगा कि z से z नॉट तक जाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब इन बहुत से तरीकों में से हम कुछ तरीके ही यूज़ करेंगे जब हम लिमिट चेक करेंगे। अब लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि लिमिट चेक कैसे करते हैं। तो पहले हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, एफ ऑफ जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, देन लिमिट एल ऑफ एफ ऑफ जेड एट पॉइंट जेड नॉट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। मतलब एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है एफ ऑफ जेड, इसकी लिमिट पॉइंट जेड नॉट पर कब एग्जिस्ट करेगी, जब जो लिमिट की वैल्यू एल है वो फाइनाइट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए अलोंग एवरी पॉसिबल पाथ ऑफ जेड टेंडिंग टू जेड नॉट। मतलब जेड से जेड नॉट को मिलाने वाले जितने भी पाथ हैं, हर पाथ पर एल की वैल्यू सेम आना चाहिए। चाहे जैसे मान लीजिए जेड ये है, जेड नॉट ये है, चाहे हम अलोंग वाई एक्सिस आएँ या अलोंग एक्स एक्सिस आएँ, या फिर स्ट्रेट लाइन के थ्रू आएँ, या फिर इस कर्व के थ्रू आएँ, किसी भी कर्व के थ्रू आएँ, किसी भी पाथ के थ्रू आएँ, हर पाथ पर जो लिमिट की वैल्यू एल है वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एल की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है जेड और जेड नोट को मिलाने वाले पाथ से। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि लिमिट एल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ along which z टेंडिंग टू z नोट। तो ये लाइन भी आपको ध्यान रखना है कि जो l की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होती है z और z नोट को मिलाने वाले पाथ से, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लिमिट चेक कैसे करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट z टेंडिंग टू, ये जीरो है ना, z टेंडिंग टू जीरो z अपॉन z बार, चेक करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, पहले हम z टेंडिंग टू जीरो है तो z से जीरो तक कैसे जाएंगे, अलोंग y एक्सिस। पहले हम चेक करेंगे अलोंग y एक्सिस में, जिसमें हम लिमिट लगाएंगे x टेंडिंग टू जीरो और y टेंडिंग टू जीरो। पहले हम x को जीरो बनाएंगे, फिर y को जीरो बनाएंगे। फिर हम चेक करेंगे अलोंग x एक्सिस, मतलब जिसमें हम पहले y को जीरो बनाएंगे फिर x को जीरो बनाएंगे, ठीक।
यदि ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और यदि इक्वल आते हैं तब हम आगे चेक करेंगे इस कर्व पर। तो क्वेश्चन समझते हैं, पहले क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। इसमें हमें चेक करना है। तो लिखा हुआ है लिमिट z टेंडिंग टू 0, z की वैल्यू रखिए x प्लस आयोटा वाई अपॉन z बार क्या होगा x माइनस आयोटा वार। तो पहले हम चेक करेंगे लिमिट को अलोंग y एक्सिस, और अलोंग y एक्सिस में लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी x टेंडिंग टू 0 और y टेंडिंग टू 0। पहले हम x को 0 बनाएंगे फिर y को 0 बनाएंगे, यही था ना। अलोंग y एक्सिस में पहले हम x को 0 बनाते हैं फिर y को 0 बनाते हैं। तो लिमिट होगी x टेंडिंग टू 0 और y टेंडिंग टू 0। तो पहले x की वैल्यू 0 रखिए, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा आयोटा y अपॉन माइनस आयोटा y। तो ये दोनों तो कट रहा है, फाइनल आंसर आ गया -1। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको x और y की वैल्यू साथ नहीं रखना है। पहले आप x को 0 बनाओगे, x को 0 बनाने के बाद जो भी आएगा उसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद यदि y बचता है तब आप y इक्वल टू 0 रखोगे। लेकिन इसे सॉल्व करने के बाद y बचा ही नहीं, डायरेक्ट आ गया -1, तो लिमिट की वैल्यू आ गई -1। तो ये तो हमने देखा अलोंग y एक्सिस। अब हम देखते हैं अलोंग x एक्सिस क्या आ जाएगा। लिमिट अलोंग x एक्सिस में क्या होता है, पहले y को 0 बनाते हैं फिर x को 0 बनाते हैं। तो y की वैल्यू 0 रखिए, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन x, दोनों कट रहे हैं तो आंसर आ गया 1, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। समझ आ गया कैसे चेक करना है। पहले हम चेक करेंगे अलोंग y एक्सिस, फिर हम चेक करेंगे अलोंग x एक्सिस। यदि दोनों इक्वल आते हैं तब हम आगे चेक करेंगे, लेकिन इक्वल यहीं पर नहीं आए तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब यदि इक्वल आ जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि लिमिट z टेंडिंग टू 0, z की वैल्यू क्या है x प्लस आयोटा वाई अपॉन x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। पहले हम चेक करते हैं अलोंग y एक्सिस, तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0। तो पहले तो x की वैल्यू 0 रखो, तो आ जाएगा आयोटा वाई अपॉन माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर चल रहा है, तो इसका आंसर आ गया 1। अब हम चेक करेंगे अलोंग x एक्सिस, क्या आ जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा x अपॉन x का होल स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ गया 1। और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ गए। फिर हम आगे चेक करेंगे, इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हम इस कर्व के थ्रू देखेंगे y इक्वल टू mx। तो यहां पर लिखेंगे हम अलोंग y इक्वल टू mx। तो इस इक्वेशन में y की जगह पे mx रख दो, क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा mx अपॉन x माइनस आयोटा mx। अब यहां पर लिमिट क्या आएगी, तो देखिए y तो बचा ही नहीं, तो यहां पर आएगी सिर्फ x टेंडिंग टू 0, ठीक है, क्योंकि y तो बचा ही नहीं ना। अब दोनों से x कॉमन आ रहा है और x कट जा रहा है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा m अपॉन 1 माइनस आयोटा m। x बचा ही नहीं तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये जो आ रहा है ये डिपेंड कर रहा है m पर, और m क्या है, m है कर्व कि y इक्वल टू mx। तो m की वैल्यू जो भी होगी, जैसे m की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, यदि m की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो m पर डिपेंड कर रही है। मतलब ये हर बार इक्वल नहीं, मतलब हर बार सेम नहीं होगा, हर कर्व में वैल्यू बदलते जा रही है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये m पर डिपेंड कर रहा है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की जो डेफिनेशन है वो बुक में कुछ इस तरीके से भी लिखी होती है, तो इसे भी देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, उससे पहले कुछ सिंबल का यूज़ किया गया है, उन्हें देखिए। जैसे ये साइन यूज़ होता है फॉर ऑल के लिए, ये साइन यूज़ होता है देयर एग्जिस्ट के लिए, इस साइन का यूज़ किया जाता है एप्सिलॉन के लिए, और ये साइन होता है डेल्टा का। अब क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन देन लिमिट एल ऑफ एफ ऑफ जेड एट पॉइंट जेड नॉट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। मतलब एफ ऑफ जेड जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है उसकी लिमिट एल
कब एग्जिस्ट करेगी? जब क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर जेड माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि क्या पता डायरेक्ट इसी पर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और ये एप्सिलॉन क्या होता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि एप्सिलॉन होता है स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। मतलब एफ ऑफ जेड में जो स्मॉल चेंज होता है उसे बोला जाता है एप्सिलॉन, और जेड में जो स्मॉल चेंज होता है, जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो स्मॉल चेंज होता है उसमें उसे बोला जाता है डेल्टा। ठीक है, एफ ऑफ जेड में जो स्मॉल चेंज होता है उसे एप्सिलॉन बोलते हैं, और जेड में जो स्मॉल चेंज होता है उसे डेल्टा बोला जाता है। क्लियर है? बढ़े आगे। और अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कब कंटिन्यू होगा, चलिए वो देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट जेड नॉट इफ एंड ओनली इफ। मतलब एफ ऑफ जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, उसे कंटिन्यू कब कहेंगे, पॉइंट जेड नॉट पर, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, यह भी हमने देखा कि z से z नोट तक जाने वाले जितने भी पाथ हैं उन सभी पाथ पर जो लिमिट की वैल्यू है वो सेम आना चाहिए। मतलब l की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी पाथ अलोंग विच z टेंडिंग टू z नोट। मतलब z से z नोट तक जाने वाले जितने भी पाथ हैं उन पर l की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, l की वैल्यू हर बार सेम आएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यह है कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि जिस पॉइंट पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो लिमिट की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यदि ये तीनों पॉइंट होते हैं तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यू है। फिर से बोल रहा हूँ, पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए उस पॉइंट पर, फिर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, और तीसरा है कि दोनों की वैल्यू इक्वल आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन, वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब यहां पर नोट करके क्या लिखा हुआ है कि यदि एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड दो कंटिन्यू फंक्शन है तो उन दोनों फंक्शन को यदि हम ऐड करेंगे तो वो भी कंटिन्यू फंक्शन होगा। दोनों फंक्शन को यदि हम माइनस करेंगे तो जो फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यू होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो कंटिन्यू होगा, डिवाइड करेंगे तब भी वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, और एफ ऑफ जेड एक कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ ऑफ जेड इक्वल टू यदि यू प्लस आयोटा वी है तो इसका मतलब यू और वी दोनों कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, यू भी एक फंक्शन होगा एक्स वाई के फॉर्म में, वी भी एक फंक्शन होगा एक्स वाई के फॉर्म में, तो ये दोनों कंटिन्यू होंगे। और इसका उल्टा भी सही है, यदि यू कंटिन्यू है वी कंटिन्यू है और एक फंक्शन है यू प्लस आयोटा वी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जेड ये भी कंटिन्यू होगा। समझ आ गया? तो ये नोट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यू कब होगा और चेक कैसे करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक फंक्शन दे देंगे, ये फंक्शन देंगे, आपसे बोलेंगे कि बताइए कि ये फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं। तो कोई फंक्शन कंटिन्यू कब होता है, पहला नंबर तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा नंबर उस फंक्शन की वैल्यू, जैसे चेक किस पर करना है, 0 पर, तो उस फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या आ रही है और लिमिट की जो वैल्यू आ रही है और जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है दोनों इक्वल आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यू है। तो पहले तो हमें चेक करना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं। तो लिमिट कैसे चेक करते हैं, तो लिमिट z टेंडिंग टू 0 पर चेक करना है। क्या लिखा हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ z अपॉन z, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, x अपॉन z क्या है, x प्लस आयोटा y। पहले हम चेक करते हैं अलोंग y एक्सिस। तो अलोंग y एक्सिस में लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी x टेंडिंग टू 0 और y टेंडिंग टू 0। पहले x को 0 बनाते हैं, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 अपॉन आयोटा y, तो फाइनल आंसर आ गया 0। ठीक है, तो अलोंग y एक्सिस में आया आंसर, लिमिट का वैल्यू आई 0। फिर देखेंगे अलोंग x एक्सिस, क्या आएगी, लिमिट y टेंडिंग टू 0 और x टेंडिंग टू 0। तो y की वैल्यू 0 रखिए, तो x अपॉन x, तो इसका आंसर आ गया 1। मतलब दोनों इक्वल नहीं आ रहे, मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यू कैसे होगा, नहीं होगा। समझ आ गया? हालांकि क्वेश्चन में आपको यही बताना था कि शो दैट द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। समझ आ गया?
लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि इतना क्वेश्चन देंगे, आपसे पूछेंगे कि फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं, चेक करो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड डॉट जेड के ऊपर बार। तो पहले लिमिट चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो लिमिट हमें ओरिजिन पर चेक करना है, तो लिमिट जेड टेंडिंग टू 0, जेड की वैल्यू रखिए एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये आ जाएगा +1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फंक्शन हो गया। तो पहले हम चेक करते हैं अलोंग वाई एक्सिस, क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 वाई टेंडिंग टू 0। तो एक्स की वैल्यू 0 रखिए, क्या आ जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई की वैल्यू 0 रखो, तो क्या आ जाएगा फाइनल 0। अब हम चेक करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 फिर x टेंडिंग टू 0। तो पहले y को 0 बनाओ, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो फाइनल आएगा 0। तो दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो पहले हम y एक्सिस चेक किया, फिर हमने x एक्सिस के अलोंग चेक किया, फिर हम क्या चेक करते हैं नेक्स्ट, फिर हम चेक करते हैं अलोंग y इक्वल टू mx। ये लास्ट हम इसे चेक करते हैं, यदि ये भी इक्वल आता है तब हम बोलेंगे कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो एक बार इसे भी चेक करते हैं, y इक्वल टू mx, लिमिट दिया हुआ है z टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो y की जगह पे mx रख दो, क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहां पर y तो बचा नहीं, तो z टेंडिंग टू 0 की जगह हम लिख देते हैं x टेंडिंग टू 0, क्योंकि y तो बचा ही नहीं ना। तो क्या आ जाएगा, अब x कॉमन आ रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस एम स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है इसमें जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये पूरा 0 बन जा रहा है, मतलब ये m पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये बन जा रहा है 0, जो कि इक्वल है इन दोनों के। मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारी जो लिमिट है इस फंक्शन की वो एग्जिस्ट कर रही है। अब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसके बाद क्या चेक करते हैं, फंक्शन की वैल्यू z0 पर, और z0 क्या है 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेक करते हैं। और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और 0 का क्या मतलब है, 0 मतलब है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 0। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या आ रही है, 0, और ये इक्वल है लिमिट की वैल्यू के। मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है z इंटू जेड के ऊपर बार, क्या फंक्शन है, एफ ऑफ z इक्वल टू z इंटू जेड बार, ये कंटिन्यू है। ठीक है, समझ आ गया कैसे चेक किया। पहले हमने लिमिट चेक करी, लिमिट चेक करने के लिए हमने पहले y एक्सिस के अलोंग गए, फिर x एक्सिस के अलोंग गए, ये दोनों इक्वल आए, फिर हम इस लाइन के ये अलोंग गए, कौन से, y इक्वल टू mx लाइन, इस लाइन के अलोंग गए, और तीनों की वैल्यू यदि इक्वल आ रही है तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट की वैल्यू आ रही है 0। फिर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली z0 पर, और z0 क्या है 0, तो x और y की वैल्यू हमने 0 रखी, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 0, मतलब फंक्शन की वैल्यू आ गई 0, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी तरह अब ये क्वेश्चन चेक करो कि ये फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं। तो पहले हम लिमिट चेक करते हैं, हमें चेक किस पे करना है, हमें चेक करना है ओरिजिन पर। तो लिमिट z टेंडिंग टू 0, फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू हमें दी हुई है 0, फंक्शन की वैल्यू दे दी है, हमें बताना है कि कंटिन्यू है कि नहीं। तो लिमिट की वैल्यू भी 0 आना चाहिए, यदि लिमिट की वैल्यू 0 आती है तब हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यू होगा। तो पहले तो चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही कि नहीं। तो पहले हम अलोंग वाई एक्सिस चलेंगे, तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 वाई टेंडिंग टू 0। तो एक्स टू 0 बनाओ, तो क्या जाएगा 0 अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये आ गया 0। अब अलोंग वाई एक्सिस हो गया, अब अलोंग एक्स एक्सिस चलो, तो क्या आएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0। तो पहले y को 0 बनाएंगे, तो 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये भी 0 आ रहा है। फिर क्या चेक करते हैं, फिर हम चलेंगे अलोंग y इक्वल टू mx। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट z टेंडिंग टू 0। तो y की जगह पर रख दो mx, तो x इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो लिमिट क्या आएगी, लिमिट आएगी एक्स टेंडिंग टू 0, क्योंकि वाई तो चला गया। अब कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस एम स्क्वायर बचा है। तो क्या आ गया ये, एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो फंक्शन है ये टोटली डिपेंड है एम पर, और एम क्या है, ये कर्व। जैसे ये कर्व चेंज होगा, y इक्वल टू यदि 2x है तो m की वैल्यू 2 है तो ये अलग वैल्यू आएगी, यदि 3x है तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। मतलब ये डिपेंड कर रहा है m की वैल्यू पर। मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यू भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिन्हें आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यू होंगे कि नहीं। क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है z अपॉन मॉड ऑफ z। सेकेंड क्वेश्चन है z बार। थर्ड क्वेश्चन है z इंटू मॉड ऑफ z। और फोर्थ क्वेश्चन है मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। इन सभी को आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं। कहाँ पर, z टेंडिंग टू 0 पर। तो आपको 0 पर चेक करना है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि कंटिन्यू है कि नहीं, चेक करिएगा। अब यहाँ पर भी कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो बुक में कुछ इस तरीके से लिखी होती है, तो इसे भी आप देख लो, इसे भी आप नोट करके लिख लेना। ये सेम एज इट इज़ वैसी ही है जैसे हमने लिमिट में देखा था, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ ये आ गई, क्या कि लिमिट की जो वैल्यू है वो इक्वल आना चाहिए फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ जेड नॉट पर, ठीक है। बाकी सेम है, ठीक है। ये साइन है फॉर ऑल के लिए, ये साइन है देयर एग्जिस्ट, ये साइन का यूज़ होता है एप्सिलॉन के लिए, और ये साइन होता है डेल्टा का। एप्सिलॉन क्या होता है, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। डेल्टा होता है स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। तो ये आप नोट में लिख लेना क्योंकि सीधे क्वेश्चन इस पर आ सकता है डेफिनेशन पर। बढ़े आगे। और अब हम देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी। तो कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन डिफरेंशियबल कब होगा, चलिए वो देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन देन इट इज सेड टू बी डिफरेंशियबल एट पॉइंट जेड नॉट इफ एंड ओनली इफ। मतलब एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, ये डिफरेंशियबल कब होगा, पॉइंट जेड नॉट पर, जब यहाँ क्या लिखा हुआ है एफ डैश जेड नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ डैश जेड नॉट मतलब एफ का जो डिफरेंशियबल है जेड नॉट पर, मतलब जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये एग्जिस्ट कब करेगा, तो इक्वल टू में लिखा हुआ है लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। एफ ऑफ जेड क्या है, वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। एफ ऑफ जेड नॉट मतलब जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। तो यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। और ये लिमिट चेक कैसे करेंगे, तो लिमिट चेक करना हमें आता है। इस लिमिट की वैल्यू किसी भी पाथ के थ्रू, अलोंग किसी भी पाथ के थ्रू हम जाएं, लिमिट की वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी डिफरेंशियबिलिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है और इसकी लिमिट चेक करना है। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि ये फंक्शन z इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबल होगा कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। तो चेक करिए जेड नॉट क्या मतलब 0 पर चेक करना है, तो एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू 0। एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड है जेड बार, और जेड बार इक्वल टू है x माइनस आयोटा वाई। तो वैल्यू रख दो x माइनस आयोटा वाई माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 मतलब x और y की वैल्यू 0 रखो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 अपॉन z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई माइनस 0। तो हमें लिमिट चेक करना है, कैसे चेक करते हैं, पहले हम अलोंग y एक्सिस जाएंगे। अलोंग y एक्सिस में लिमिट आती है x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0। पहले x 0 करो तो माइनस आयोटा वाई अपॉन आयोटा वाई, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है -1। फिर हम चेक करेंगे अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस तो लिमिट आएगी y टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0। फंक्शन क्या है, x माइनस आयोटा वाई अपॉन x प्लस आयोटा वाई। तो y की वैल्यू 0 रखो तो क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0, y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x अपॉन x, तो यहाँ से वैल्यू आ रही 1।
अलॉन्ग वाई एक्सिस में वैल्यू आई है -1, अलॉन्ग एक्स एक्सिस में वैल्यू आई है 1, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दोनों इक्वल नहीं आए ना। अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो डिफरेंशियबल कैसे होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशियबल नहीं होगा एट z इक्वल टू 0 पर, ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि कोई फंक्शन कब डिफरेंशियबल होता है चेक कैसे करते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यू भी होगा। ऐसा हमने रियल वेरिएबल में देखा था ना कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है मतलब कंटिन्यू तो होगा, लेकिन यदि कोई फंक्शन कंटिन्यू है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते वो डिफरेंशियबल होगा कि नहीं। तो यहाँ पर भी वही है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यू तो होगा, लेकिन यदि कोई कंटिन्यू फंक्शन है तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि वो डिफरेंशियबल होगा कि नहीं। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करना होगा, और चेक कैसे करते हैं, इस तरीके से आपको इसकी लिमिट चेक करना होगा। यदि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशियबल होगा, और यदि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी जैसा इस क्वेश्चन में, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा एट z इक्वल टू 0। ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, समझ आ गया। अब अभी तक हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक कब होता है, और कोई फंक्शन एनालिटिक है फिर वो एनालिटिक फंक्शन एंटायर फंक्शन कब कहलाता है। फिर उसके बाद हमने लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को देखा। अब मैं आपको इन सभी को एक वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि वेन डायग्राम में इन सभी को कैसे डिनोट किया जाएगा। जैसे ये वेन डायग्राम देखिए, इस वेन डायग्राम में क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई फंक्शन एंटायर फंक्शन है, एंटायर फंक्शन क्या होता है, कोई एनालिटिक फंक्शन, यदि कोई फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है तो उसे तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक है। लेकिन यदि कोई फंक्शन एनालिटिक हर पॉइंट पे हो, मतलब z की किसी भी वैल्यू पर वो फंक्शन एनालिटिक हो, तब उस फंक्शन को हम बोलते हैं एंटायर फंक्शन। तो यदि कोई फंक्शन एंटायर है मतलब वो एनालिटिक तो होगा, और यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है मतलब वो फंक्शन डिफरेंशियबल भी होगा, और यदि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है मतलब वो फंक्शन कंटिन्यू होगा, और यदि वो फंक्शन कंटिन्यू है मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये वेन डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बना लेना है और समझना है कि इसका मतलब क्या है। यदि कोई फंक्शन एंटायर है मतलब वो एनालिटिक होगा, एनालिटिक है मतलब डिफरेंशियबल होगा, डिफरेंशियबल है मतलब कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सबसे छोटा वाला सर्कल जो आएगा वो एंटायर का आएगा, ठीक है। अब ऐसा तो ट्रू है कि यदि एंटायर है मतलब वो कंटिन्यू होगा, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यू है तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि वो एनालिटिक फंक्शन होगा कि नहीं या फिर एंटायर फंक्शन होगा कि नहीं, ये हमें चेक करना होगा। क्योंकि देखिए यदि कोई फंक्शन जैसे यहाँ पर आ रहा है तो वो एनालिटिक नहीं हो रहा है, ना ही एंटायर हो रहा है, ना ही डिफरेंशियबल हो रहा है। लेकिन यदि कोई फंक्शन यहाँ पर आएगा तो वो फंक्शन डिफरेंशियबल भी होगा, कंटिन्यू भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। और यदि फंक्शन यहाँ पर आया मतलब वो एंटायर होगा, एंटायर है तो एनालिटिक भी होगा, एनालिटिक है मतलब डिफरेंशियबल है, कंटिन्यू है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको कॉपी में बना लेना है। समझ आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पावर सीरीज को। पावर सीरीज क्या होता है, इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि पावर सीरीज होते क्या है, उसके क्वेश्चन कैसे बने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए